नमस्ते दोस्तों। मैं हरिओम फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए ट्रेडर पर। एक्चुअली पहले वीडियोस में मैंने जो डिस्कशन किया था कि जर्नली एक सेल्फ इन्वेस्टर बनना है और प्रोफेशनल अगर इन्वेस्टर बनना है हमें, तो जर्नली किन किन चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने 3 टॉपिक्स बताए थे, जैसे इकोनॉमी हो गया, इंडस्ट्री हो गया और कंपनीज हो गया। इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आज पहले टॉपिक को हम टच करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। वैसे तो इकोनॉमिक एक डेप्थ वाला चैप्टर हो जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो बात इतनी आसानी से और इतनी जल्दी फिनिश नहीं हो सकती। ठीक है, वो अपने आप में एक ब्रॉड चैप्टर है, राइट। तो हम सिर्फ उन टर्म्स को जानेंगे जिन टर्म्स के थ्रू हम इकोनॉमिक को समझ पाएँ, और उन टर्म्स के थ्रू बेनिफिट्स हैं क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस हैं, और अगर वो टर्म्स कहीं यूज़ हो पा रहे हैं या उन टर्म्स को हम रीड कर रहे हैं तो उनके मतलब समझ पाएँ। इसलिए हम वही वाली चीज़ें हम कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक के अंदर हम समझेंगे। जनरली हम समझते इकोनॉमी है क्या, राइट। इकोनॉमी का तात्पर्य है, इकोनॉमी का जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है, ये जो ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी होता है, ह्यूमंस पे रिसर्च कर, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको एनालिसिस करने के लिए ये शब्द का यूज़ करते हैं। अब जर्नली क्या होता है कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सन है या फिर XYZ कोई भी पर्सन है, तो उसके अपने लिविंग लाइफ के रूल्स होते हैं, गोल्स होते हैं जिनको ट्राई करता है अचीव करने के लिए। तो उसकी अपनी एक डिमांड्स है, उसका एक अपना उसको सप्लाई करने के लिए जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं, वो सारे रिसोर्सेस जो यूज़ होते हैं या जो रिसोर्सेस लगते हैं, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक के थ्रू एनालाइज की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस कहा जाता है उसे। ठीक, तो इकोनॉमिक्स में टू टाइप्स का होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इन द सेंस सबसे ही समझ में आ रहा होगा। पहले माइक्रो को जो समझ रहे हैं, इसमें हम समझ लेते हैं सबसे ही जो शब्द है उससे समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली माइक्रो इन द सेंस में कहीं छोटे शब्दों की बात कर रहे हैं, छोटे प्रकार की कोई चीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट। तो माइक्रो इन द सेंस कि हम एक माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है कि इंडिविजुअल पर्सन होता है, उस पर एनालिसिस होता है। इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक इंडिविजुअल पर्सन के अपनी दैनिक जीवन के अपने गोल्स होते हैं, ठीक है, कि वो उनको अचीव करता है या उन पर काम करता है, तो उसको अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गुड्स की हो गई या सर्विसेज की हो गई, वो उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। एज इट इज माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल फर्म की भी इंडिविजुअल फर्म को भी काउंट किया जाता है। जो इंडिविजुअल फर्म होता है उसमें उसकी भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके भी अपने अपने गुड्स और सर्विसेज की जो नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक का ही यूज किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक के जो एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है कि उसके थ्रू आप फ्री मार्केट जो होता है उसको रीड कर पाते हैं। जो ओपन मार्केट होते हैं, जो कस्बों में जो मार्केट होते हैं, वो उस मार्केट को भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक में फिर क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अब जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जो प्राइस है उसको निर्धारित करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक का यूज होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक किस तरीके से काम करता है। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब एक सबसे समझ में आ रहा होगा ना, एकदम मैं ब्रॉड तरीके के किसी शब्द की बात कर रहा हूँ या फिर एक ऐसे शब्द की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत बड़े लेवल की, एकदम माइक्रो के अपोजिट हो गया है, राइट। तो यहाँ पर हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल होल मार्केट की बात कर रहे हैं। फिर इन्वेस्टमेंट की हो या फिर डिमांड की हो, सप्लाई की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हो, कोई भी ऑल ओवर बिजनेस जो कि हो रहा है, वो सारे जो बिजनेसेस हैं, वो सारी एक्टिविटी हैं, वो सारी मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक के अंदर आती है। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक में जीडीपी हो गया या फिर वो सारी चीजें जो इनकम हो गई हमारे देश की, वो सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम काउंट करते हैं। ठीक है, पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेनिफिट समझ लेते हैं, देन उसके जो दूसरे वेरिएंट्स है जिसके थ्रू सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ों को जो एनालाइज करते हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक, तो जो फर्स्ट बेनिफिट है मैक्रो इकोनॉमिक के थ्रू, मैक्रो इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है जो ग्रोस प्रोडक्शन होता है, जो ग्रोस कंजप्शन होता है, उसके थ्रू एक नॉर्मल ग्रोस कंजप्शन होता है, एक नॉर्मल प्राइस डिसाइड करने में। ठीक, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम हो गई, उसको एनालाइज करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक की ही हेल्प होती है। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में जो ट्रेड्स होते हैं उनको भी मैनेज करने के लिए ही जो मैक्रो इकोनॉमिक की हेल्प लेते हैं। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसके जो वेरिएबल्स हैं,
उनको थोड़ा सा समझते हैं। वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक में जर्नली क्या होता है कि दो चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वही गुड्स और सर्विसेज को पूरा एडजस्ट करती है, चाहे इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, इनको मैनेज करती है, इन्फ्लेशन को मैनेज करता है। ये सारी चीज़ें ये पॉलिसीज़ के थ्रू ही मैनेज किया जाता है, ठीक है। जनरली जैसे 2011, 12, 13 के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो उस समय ट्राई किया था, जो सेंट्रल बैंक आगे आया था और उसने रेपो रेट इंक्रीज, क्या है रेपो रेट, उस पर बात करेंगे जरूर, पर उस रेपो रेट इंक्रीज किया था। तो रेपो रेट इंक्रीज करके वो ट्राई कर रहे थे कि यार हम जो महंगाई दर है उसको हम कम करें, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यार जो पॉलिसी इस सिचुएशन में हमने यहाँ पर इस इकोनॉमी में यूज़ करिए तो अदर कंट्री में भी ऐसा करेंगे तो उसके बेनिफिट्स होंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल। इवन ये इसके पीछे जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए जो रेपो रेट बढ़ाया गया था, जरूरी नहीं है कि उसके रिजल्ट वैसे मिले जैसे कि प्लान किया था, ठीक है। तो ये हमेशा ट्राई कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, पर ये एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू डिमांड रिजल्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट ट्राई कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज को फेरबदल कर करके, ठीक है। तो अब इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसमें हम नेशनल इनकम भी होता है, भाई हमारे देश का जो इनकम होता है वो होता कैसे है, हमें तो पता होना चाहिए ना वो होता कैसे है। जो नेशनल इनकम है हमारी, जो नेशनल इनकम है वो दो शब्दों से कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये है क्या। एक है जीडीपी, एक है जीएनपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये किस तरीके, ये मतलब कि क्या हुआ, तो इसका जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे क्या होता है, ठीक है, समझ में तो आई इनकम कैसी होती है। तो उसको लेकर 3 फैक्टर्स हैं, जैसे हम हमारी जो नेशनल इनकम है उसको कहीं ना कहीं हम जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, ठीक है। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड की बात करता हूँ। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो भी गुड्स, जो भी प्रोडक्शन होता है, फिर वो गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी में काउंट होती है, ठीक है, तो वो उनके थ्रू जो प्रोडक्ट होता है, हमारा जो इंडिया का जो प्रोडक्शन होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में उसको ऐड किया जाता है, जैसे इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से जो प्रोडक्शन मेथड होता है, जो प्रोडक्ट मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड डेवलप होता है, ठीक, कि जितना प्रोडक्शन हुआ कितना है हमारे यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर सेक्टर में। उसके बाद होता है इनकम मेथड। जनरली इनकम मेथड में यार हमारी इनकम तो इंडिया की इनकम वाली, जैसे तो जो इनकम की मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल इनकम जैसे देखते हैं कि एक लेबर होता है, एक मजदूर होता है, एक सैलरी बेस्ड पर्सन होता है, या फिर एक प्रोफेशनल हो गया, एक बिजनेसमैन हो गया, एक इन्वेस्टर हो गया, ठीक है। सबके अपने अलग अलग तरीके से उनके जो अर्निंग सोर्सेस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसको ही नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है। इसके थ्रू ही जो हमारी नेशनल इनकम है उसको काउंट किया जाता है कि जो देश की इनकम है वो ये भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जो एक्सपेंडिचर, अच्छा, तो एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है कि मतलब उससे हमारी जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाए, तो बट ये इसमें ऐसा है कि जब आपने जो इनकम किया उसमें जो खर्चे काटे उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसको बोलते हैं भाई साहब कि आपने कुछ बचाया या आपने कुछ ग्रो करा है, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या करती है गवर्नमेंट के पास भी जो भी इनकम होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पर ये निवेश करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में जो मेजर थिंग्स होती है वो भी 3 चीज़ें, या तो वो करेंगे कहाँ पर, इंडिविजुअल पर्सन्स पर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पर या गवर्नमेंट सेक्टर पर, ठीक है। जहाँ पर भी करेंगे ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर पैसा खर्च होगा वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर जीडीपी का उस पर्टिकुलर सेक्टर में जीडीपी इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर के थ्रू क्या होता है कि उन पर्टिकुलर हर एक जगह पर जहाँ पर नीडेड होती है वहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प करती है, वहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है। एक काम करते हैं उसमें कलेक्ट करते हैं, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले फिजिकल जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो बजट के थ्रू मैनेज करती है ना, जो हर साल बजट पेश करती है गवर्नमेंट कि यार ये हम ये करेंगे वो करेंगे, तो गवर्नमेंट उसमें 2 तरीके से काम होता है, ठीक है, बजट में।
एक तो गवर्नमेंट की इनकम होती है, ठीक है, एक तरफ से गवर्नमेंट की इनकम होती है और एक तरफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो इनकम सोर्सेस होते हैं, जो मेजर इनकम सोर्स होता है वो होता है टैक्स, ठीक है। और उसकी जो फर्स्ट लाइबिलिटीज होती हैं, वो होता है हेल्थ केयर, पुलिस, आर्मी, ये इसके मेजर सोर्सेस होते हैं, ये इनके मेजर लाइबिलिटीज होती है जिनको कहीं ना कहीं उसको फर्स्ट इनकम सोर्स के थ्रू मैनेज करना पड़ता है। वैसे तो गवर्नमेंट के कई सारे इनकम सोर्सेस होते हैं, पर मैं एक प्राइमरी इनकम सोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। एक जो होता है ना फिस्कल डिफिसिट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कई बार तय करती है कि यार हमारे पास इतना बजट है और हम इस बजट के रूप में ये चीज़ें यहाँ पर करेंगे, इस सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को सही करेंगे, वहाँ पर उस चीज़ को सही करेंगे। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, गवर्नमेंट भी बोरो करती है पैसा। तो अगर स्मॉल लेवल पर करा गया तो अगर स्मॉल लेवल पर किया गया तो स्मॉल फिजिकल डिफिसिट, और लार्ज लेवल पर क्या करा गया तो लार्ज फिजिकल डिफिसिट करके पॉलिसी जनरेट होती है, ठीक है। इसमें जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो भी 3 प्रकार से होती है, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार से? नेचुरल फिजिकल पॉलिसी, नेचुरल फिजिकल यानी मतलब जितना भी जो रेवेन्यू था उस रेवेन्यू के आधार पर उतना ही खर्चा हुआ, मतलब कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, जो पिछली बार था वो इस बार है, कोई मेजर चेंजेस नहीं। इसको नेचुरल, वो पूरी तरीके से नेचुरल है, उसमें कोई हमें ना मुनाफा, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो वो नेचुरल हो गया, राइट। वहीं पर एक्सपेंशनरी अगर फिजिकल पॉलिसी जनरेट होती है, एक्सपेंशनरी क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो और खर्चा ज़्यादा हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है, तभी तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई है ना। और तो इसमें क्या होता है, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ता है अगर इस तरीके की फिजिकल पॉलिसी जनरेट होती है तो, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि हमें सरप्लस बचता है। सरप्लस कैसे, मतलब कि यार रिक्वायरमेंट कम पैसे की और ज़्यादा पैसा हमारे पास आ गया है, ठीक है। एक डाउट आपका और क्लियर कर देता हूँ, जब गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है ना तो टैक्सेस तो ही है सोर्स, पर जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं या फिर गवर्नमेंट की जो सरकारी कंपनियां हैं, ये इन सारी गवर्नमेंट के कई सारे जो चीज़ों का ब्याज आता है, उन सारी चीज़ों से ही पैसा इकट्ठा होता है और उन सारी चीज़ों को ही देश में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो मेजर डाउट था, पर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपकी जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें हमेशा आप सरप्लस में रहना चाहिए, तब जाके आपकी जो इकोनॉमी है वो बेहतर रहेगी, ठीक है। वैसे तो इन सारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए यही सारे डिसीजन लिए जाते हैं और गवर्नमेंट हमारे से ज़्यादा अच्छे से जानती है कैसे डिसीजन लिए जाए, बट फिर भी मैं एक चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं और उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के थ्रू डेवलप की जाती है। सेंट्रल बैंक हमारे आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है कि जो पैसे का फ्लो है ना उसको मेंटेन करता है। वो पैसों का फ्लो है उसको मेंटेन करने में जितना मेंटेन करेगा उससे जो डिमांड और सप्लाई की जो चेन है उसको कंट्रोल करता है, ताकि उससे जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। जैसे अगर उसको कितना, जैसे एक होता है, इसमें देखो मेजर 2 चीज़ें हैं, उनकी मैं बात करता हूँ, ज़्यादा चीज़ों की बताऊँगा उसमें उसका कोई सेंस नहीं है और उतना रिलेटेड नहीं है चीज़ें, ठीक है। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अगर गवर्नमेंट ने, अगर आरबीआई ने बैंक्स को पैसा दिया है, ठीक है, वो उसकी दर अगर इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली कम होगा। क्योंकि ज़्यादा ब्याज दर पर लोग पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा हो और बैंक वापस अगर आरबीआई को इंटरेस्ट के रूप में अगर देना चाहती हो, जैसे ज़्यादा देना चाहती हो, तो वो कम रेट पे रखता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा रेट पे रखे तो वो ये जो पूरी जो सर्कल होता है, इससे क्या होता है कि जो पैसों का इनफ्लो होता है, जो पैसों का फ्लो होता है, उसको आरबीआई टोटली कंट्रोल में कर दे। तो उसकी जो पॉलिसीज होती है,
आरबीआई की, उस पॉलिसी में जो हम जब बजट आता है या फिर आरबीआई एक साल के अंदर 4 बार जो ये 4 बार रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट जो भी उसकी पॉलिसीज हैं वो उस पर काम करती है, ज़्यादा बार भी कर सकती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये जो मेजर थिंग्स हैं, जब भी गवर्नर वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमें इन चीज़ को लेकर अपडेट रहना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, उन चीज़ों पर हमें काम करना रहता है, ठीक है। तो आरबीआई हमेशा ट्राई करती है कि वो पैसों का फ्लो हो, कंट्रोल में रहे, वो पैसों का फ्लो बना रहे और उससे जो डिमांड और सप्लाई है उसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। उससे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो कम होगी, उससे ही जो बेरोजगारी है वो कंट्रोल में तो आएगी, पर उसके साथ साथ जो हमारी जो इकोनॉमी है वो वेल्थ अच्छी हेल्दी होगी, ठीक है। तो इकोनॉमी हेल्दी होगी तो बिजनेस हेल्दी होंगे और अच्छा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे मैंने इसमें 2-3 टर्म्स यूज़ करी थी उन पर भी चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं इन्फ्लेशन बार बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जनरली महंगाई है क्या, ठीक है। महंगाई तो सबको ही पता है यार कि आज अगर कल जो पिछले साल जब कोई प्राइस की जो चीज़ें थी, अगर मैं ग्रोसरीज को ही काउंट करूँ तो पिछली बार जो प्राइजेस थे उससे इस बार 70% हाइक पर हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी क्षमता थी 1000 रुपये में जो 1000 रुपीज़ में सामान लेने की, आज वो 1000 रुपीज़ में सामान लेने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यार ये महंगाई बढ़ गई है हमारी, ठीक है। तो महंगाई जो होती है उसको 2 तरीके से नापा जाता है, ठीक है। एक तो रिटेल तरीके से और एक होलसेल तरीके से, ठीक है। WPI करके होता है, CPI करके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। उस डिफरेंस के बेस पर देखा जाता है कि यार कितनी महंगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जो मेजर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वो वाला जो मैंने बताया कि अगर 1000 रुपीज़ है तो पिछली बार क्या आता था, इस बार क्या आ रहा, तो इससे पता चलता है कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक के तहत ही होता है, इसके अंदर ही वो सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक की तरह ही एनालाइज किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही एनालाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के मैं बात कर रहा था, वो था इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ठीक है। 3 प्रकार की सेविंग्स होती हैं सर। फर्स्ट सेविंग इंडिविजुअल, दूसरी कॉर्पोरेट, तीसरी गवर्नमेंट, सब सेविंग्स करते हैं। प्राइवेट सेविंग्स होती है उसको पर्सनल सेविंग कहा जाता है। कॉर्पोरेट सेविंग्स होती है उसको कॉर्पोरेट सेविंग्स कहा जाता है। जो गवर्नमेंट सेविंग होती है उसको पब्लिक सेविंग कहा जाता है, ठीक है। सेविंग्स तब तक कोई इफेक्टिव सेविंग्स नहीं है जब तक आप सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ना करो। गवर्नमेंट हमेशा इस चीज़ को लेकर हमेशा एक्टिव रहती है और हमेशा ट्राई करती है कि जो भी पैसा हो उसको इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, चाहे इंडिविजुअल पर्सन को, गवर्नमेंट को हो या फिर कॉर्पोरेट्स को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं और फिर स्टॉक मार्केट है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, काफ़ी सारे अच्छे बिजनेसेस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट हमेशा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत हमारी इकोनॉमी को हेल्दी करने के लिए भी एक बेहतर निर्णय होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की तो क्या कहना, आज की डेट में काफ़ी सारी ये चीज़ बड़ा फेमस हो गया है, तो मुझे लगता है सब कुछ जानने लगे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। अगर हम बेरोजगार हैं, अगर हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हम कुछ खर्च करने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ लिख गए हैं पर हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी को कोई ज़्यादा डेफ में बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या है हर कोई जानता है जनरली। पर ऐसा है कि जब भी बजट पेश हो, जब भी सारी ये पेश हो, तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जितना कम से कम होगा उतनी इकोनॉमी हेल्थी है, ये हमें वहाँ से पता चलता है, ठीक है। ज़्यादा है तो इसका मतलब इकोनॉमी कहीं ना कहीं तो गड्ढे में चल रही है, कहीं ना कहीं पुअर इकोनॉमी है, ये चीज़ें हमें वहाँ से मालूम पड़ती हैं, ठीक है। एक और मेजर चीज़, एक और पॉइंट जिस पर हमें बात करनी है वो है FDI और FPI, फ्लो ऑफ FDI और FPI। फ्लो ऑफ FDI और FPI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन ट्रेडर्स के थ्रू, फॉरेन इन्वेस्टर के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसका जो फ्लो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है भाई साहब
कि ये जो FDI वाला इन्वेस्टमेंट और होता है, एक FPI वाला इन्वेस्टमेंट होता है। इसके इन्वेस्टमेंट करने से जो बेनिफिट्स हैं उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ। रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी घटेगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट, नई नई चीज़ों की जो इनोवेशन होते हैं वो मिलते हैं हमें, ठीक है। इकोनॉमी हेल्दी होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सब बेसिक डिफरेंस है कि जो FPI है वो FPI है ना, अपना जो इन्वेस्टमेंट है कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक के लिए अनहेल्थी हो सकता है अगर सडनली हमारे एक कंट्री से इकोनॉमिक लार्ज लेवल पर हटता। FPI वाला इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर डायरेक्ट अगर वो निकालते हैं, वो निकाल सकते हैं क्योंकि वो अथोराइज है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्म्स, मैं जस्ट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ये टर्म्स जब आप रीड करो तो इनके क्या मीनिंग्स हैं वो आपको क्लियर हो अपने शब्दों से कि यार ये इसका मतलब ये था। ग्लोबलाइजेशन ये क्या है? जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में एक ग्लोबलाइजेशन इन द सेंस कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, उसको कहीं पे भी प्रोड्यूस करें और कहीं पे भी बेचें, ठीक है। इतना सा ही मीनिंग होता है ग्लोबलाइजेशन का। आप ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी बेचना चाहें, आप अपना माल बेच सकते हैं, ठीक है। ये मीनिंग होता है ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, काफ़ी इसके दुष्प्रभाव भी हैं, ठीक है। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है, जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है वो हाँ बहुत इफेक्टिव कंट्री रहती है। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इकोनॉमी के अंदर, इन सारी चीज़ों में जो मेजर बेनिफिट्स, जो चीज़ें हैं, जो काउंट्स करने हैं, जो समझने हैं हमको, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप जब कभी किसी इकोनॉमी को रिसर्च करो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें देखनी चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो बैंक की जो RBI पॉलिसीज़ होती है, जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, वो हमें चेक करना जरूरी है कि वहाँ की RBI की पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। पिछले बार क्या आ रही थी, इस बार क्या है। इन्फ्लेशन भी चेक करना है, पिछली बार क्या था, अब क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना है, ठीक है, पिछली बार क्या था, अब क्या कम होते जा रहा है या नहीं होते जा रहा है, क्योंकि वही वहाँ से ही डिसाइड होगा कि एग्जैक्टली क्या जो सिचुएशन इकोनॉमी की वो है क्या, ठीक है। तो ऐसे दो से जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो सारे पॉइंट्स काम करते हैं। GDP सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे इस जो मैंने पूरी पिक्चर आपको समझाई है, ठीक है, उसका जो मेन जो हीरो है वो है GDP, ठीक है। तो जो GDP है वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP बढ़ रही, इसका मतलब देश की जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज हो रही। पर इसके साथ साथ ये चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट भी कम होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।